हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका फिर से। और आज हम पढ़ेंगे भाई ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है आपका। पहला मैंने करा दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख लेना। और सिविक्स के भी हमने कुछ चैप्टर कर लिए हैं और हिस्ट्री के भी हमने कुछ चैप्टर कर लिए हैं, तो आप वो पहले देख लेना। और उसके बाद क्या करना है आपको, ये चैप्टर देखने हैं, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है वैसे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और जो पहला चैप्टर था ज्योग्राफी का वो भी रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ था, बट इस वाले में रिसोर्सेज को हमें देखना है भाई फॉरेस्ट के रूप में और वाइल्ड लाइफ के रूप में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं इस चैप्टर में जो यूज होंगे। जो पहला वर्ड है आपका वो है बायोडाइवर्सिटी। क्या है आपका, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है भाई जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब होता है कि जब आप इस पृथ्वी को देखते हो तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्राणी देखने को मिलते हैं, जानवर देखने को मिलते हैं, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, अलग अलग स्पीसीज देखने को मिलती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, ठीक है भाई, जो जीवित है बेसिकली। दूसरा है आपका नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें, या फिर मतलब ये समझो कुछ ऐसे प्लांट जो नेचुरली क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, ठीक है। और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। यानी कि आप बहुत सारे पौधे जब देखते हो तो वो क्या होते हैं, वो अपने आप ही उग जाते हैं। जैसे कि मान लो कुछ घास, कुछ जंगल, ये सब क्या है, ये सब प्रकृति ने अपने आप ही बना करके दिए हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। अब बात करते हैं इंडिजिनस प्लांट स्पीसीज की। देखिए इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, इंडिजिनस का मतलब होता है मूल निवासी, ठीक। क्या होता है, मूल निवासी। अब इंडिजिनस प्लांट कैसे हो गए, कुछ ऐसे प्लांट जो वहां के मूल हैं। मूल मतलब कि वो केवल उस ही क्षेत्र में उग सकते हैं, उसको आप कहीं और पे नहीं उगा सकते। और वो उस क्षेत्र में क्यों उग पाते हैं, क्योंकि उनको जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, जो मॉइस्चर चाहिए, जो मिट्टी चाहिए, जैसा पानी चाहिए, वो उनको वहीं पर मिल सकता है। और इसीलिए वो उस क्षेत्र के क्या कहलाएंगे, इंडिजिनस प्लांट कहलाएंगे। लेकिन आज के टाइम पर जो ये इंडिजिनस प्लांट है ना, वो भी एंडेमिक प्लांट बन चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी जो पृथ्वी का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, वातावरण चेंज हो रहा है, तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे इंडिजिनस प्लांट थे ना, वो अब एक एंडेमिक प्लांट में चेंजेस होते जा रहे हैं, या फिर वो खत्म से होते जा रहे हैं, ठीक है। अगला वर्ड है आपका भाई इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हिंदी में बोलते हैं वैसे तो पारितंत्र। क्या बोलते हैं भाई, पारितंत्र। और इकोसिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा एरिया, एक ऐसा एरिया जिसमें सभी क्या रहते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि मान लो मैं हूं, और अगर मैं हो गया तो मान लो कि हमें वायु चाहिए बेसिकली, है ना, पानी चाहिए, हवा चाहिए, ये सब चीजें क्या है, ये सब क्या करते हैं, एक पारितंत्र को बनाती हैं, ठीक है। जैसे कि आप एक जंगल को देखते हो, एक तरह की वहां पर बहुत सारे जानवर रह रहे होते हैं, उनको पानी चाहिए, उनको वायु चाहिए, उन्हें खाना चाहिए। तो जो आप ये सब चीजें देखते हो, जो आप क्या देख रहे हो, वो ऐसा जो सिस्टम आप देख रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक इकोसिस्टम बोलते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरकनेक्टेड इन देयर फिजिकल एनवायरमेंट। दिस इज व्हाट मेक्स एन इकोसिस्टम। और ह्यूमन बींग्स आल्सो आर क्या है, मेजर पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम है आपका। ऐसे ही जानवर हैं, ऐसे ही हम हैं, तो हम सब क्या हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। पूरी पृथ्वी जो है एक दूसरे पर आश्रित है, एक तरीके से समझो। जो प्रकृति है ना, उस प्रकृति पर हम आश्रित है ना, और जो हम ये आश्रित हैं, जानवर भी उन पर आश्रित है, वो भी हम पर आश्रित है बेसिकली। और इसीलिए इस सिस्टम को क्या बोलते हैं भाई, इकोसिस्टम बोलते हैं। बात करें हम वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ क्या होता है, जो भी फॉरेस्ट के एनिमल्स वगैरह हैं, जो भी अपने जिस हैबिटेट में वो रह रहे हैं, जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं, वो वाइल्ड लाइफ कहलाता है। जैसे कि मान लो आप डिस्कवरी चैनल अगर आप देखते हो तो वहां पर दिखाता ना, बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, जंगल टाइप के होते हैं, बहुत बड़े बड़े मैदान होते हैं, वहां पर जिराफ रह रहे हैं, और एलिफेंट रह रहे हैं, टाइगर्स रह रहे हैं, लॉयंस रह रहे हैं। तो वो क्या है, आपका एक वाइल्ड लाइफ है। क्या है आपका, एक वाइल्ड लाइफ। तो ये कुछ कीवर्ड्स थे इस चैप्टर के। 1 मार्क में वैसे पूछ सकता है आपसे कि इनका मतलब बता दो, तो ये हो गया। बाकी अब चैप्टर को यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले टॉपिक है आपका फ्लोरा एंड फौना। क्या है भाई आपका, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि फ्लोरा कौन सा है और फौना कौन सा है। तो मैं इसको आज काफी बढ़िया तरीके से बताऊंगा आपको। देखो यहाँ पर क्या है, फ्लोरा। तो फ्लोरा जो आपका होता है वो होता है प्लांट, और जो फौना होता है वो स्पीसीज ऑफ एनिमल होता है। यानी कि जो जानवर वगैरह हो गए, एक तरीके से ये समझो आप, वो जो उनकी जो स्पीसीज होगी, जो उनकी प्रजातियां होगी, वो फौना कहलाती हैं। और जो भी आप पेड़ पौधे देखते हो, फूल वगैरह देखते हो, वो कुछ भी देखते हो, वो क्या होता है आपके फ्लोरा कहलाते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरा। अब ये बच्चे भूल जाते हैं कि फ्लोरा कौन सा था और फौना कौन सा था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैं ये फ्लोरा कह रहा हूं, फ्लोरा, तो फ्लोरा को आपको ध्यान रखना है फ्लावर से। किससे भाई, फ्लावर से, ठीक है। तो फ्लोरा
र आ रहा है इसके अंदर, तो इस तरीके से आप ध्यान रखना। फ्लोरा है तो फ्लावर होगा, और फ्लावर आपका क्या है, एक प्लांट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी प्लांट की जितनी भी स्पीसीज है अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग रीजन में, वो किस में काउंट होती हैं, फ्लोरा में काउंट होती हैं। और फोना आपका क्या है, फोना है आपका जो भी एनिमल्स है, जितने भी टाइप के एनिमल्स, एनिमल्स में हम भी हैं, ह्यूमन बींग्स हैं तो वो अलग बात है, बट हम भी एक एनिमल्स में ही काउंट होते हैं। वो बात है कि हमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा था तो हमने उनको जानवर कहा और अपने आप को आदमी कह दिया, ठीक है। तो यही डिफरेंस है मेजर वैसे। खैर, तो भारत में फ्लोरा और फौना को अगर हम देखें तो भारत में काफी ज्यादा बड़े स्तर पर इसको देखा जाता है। और ये समझो आप कम से कम 47,000 47 के जो है हमारे पास प्लांट की स्पीसीज है, ठीक है। प्लांट की स्पीसीज का मतलब अलग अलग टाइप के भारत में आपको प्लांट देखने को मिलेंगे। 15,000 स्पीसीज के आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। जो आप फूल देखते हो उन फूलों के ये टाइप्स हैं बेसिकली, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो मैंने ये स्पीसीज बताए आपके, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ये खत्म होते जा रहे हैं। और खत्म क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारा नेचर है, उसको हम बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैला रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई हमारी पृथ्वी पर। और इसकी वजह से जो भारत का जो फ्लोरा एंड फौना है ना, वो एक एंडेंजर स्थिति में आ चुका है, ठीक है। वैसे ये जो स्पीसीज के जो नंबर हैं ये आप इसलिए याद रखना क्योंकि ये 1 मार्क में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये तो वैसे फ्लोरा का बताया मैंने, अब फौना का बताता हूं। मतलब फौना कौन सा था, जानवर वाला था। तो फौना में क्या है हमारे पास, कम से कम हमारे यहाँ पर 81,000 क्या है एनिमल्स की स्पीसीज पाई जाती है। इंडिया की बात हो रही है अभी, केवल किसकी, इंडिया की। तो इंडिया में 81,000 प्रकार की क्या है स्पीसीज है। और इसके अलावा कुछ कौन सी है, देयर आर मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। तो जो बर्ड्स पाई जाती हैं वो 1200 के आसपास हैं, अलग अलग स्पीसीज। मतलब 1200 पक्षी नहीं कह रहा मैं, 1200 अलग अलग प्रकार की पक्षियों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे ही 2500 स्पीसीज किसकी हैं, फिश की हैं। फिश मतलब जो मछलियां होती है, मछलियां भी अलग अलग टाइप की होती है ना, तो वो कितने टाइप की होती हैं, 2500 टाइप की होती हैं, ठीक है। और 60,000 स्पीसीज कौन सी है भाई, जो आप ये इंसेक्ट वगैरह देखते हो। तो खुद ही देखो कि भारत में फ्लोरा एंड फौना कितना ज्यादा डाइवर्स है, कितना ज्यादा, मतलब यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई, जैव विविधता। विविधता का मतलब क्या होता है, विविधता का मतलब होता है भाई अलग अलग प्रकार, अलग अलग मतलब जो भी डिफरेंस वगैरह होता है एक तरीके से। तो जो भी हमारा ये जैव विविधता है, ये सभी जीवित चीजें है ना। फ्लावर भी जीवित है, मतलब फ्लोरा वाले भी सारे जीवित थे, फौना वाले भी जीवित थे। तो जीवित है तो जैव वर्ड आ गया। और विविधता का मतलब अलग अलग इनके टाइप, इनके अलग अलग प्रकार, क्योंकि सबके सब क्या है, एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है। और यही मेजर क्या हो जाएगा आपका डेफिनेशन हो जाएगा समझने का जैव विविधता को। जैव का मतलब जीवित, जीवित की हम बात करें, जो भी जीवित चीजें हैं उनमें कौन कौन सी विविधता पाई जाती है, तो ये भारत को लेकर के था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो हमारा फ्लोरा एंड फौना है ना, वो खराब हो रहा है। और कारण वही मैंने आपको बताया कि हमने प्रकृति को क्या कर दिया है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, क्लाइमेट चेंज हो गया है, ठीक है। और बहुत सारे जो मानव हैं वो अपने घर बनाते हैं या फिर कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कुछ भी करते हैं बेसिकली, तो वो क्या करते हैं, एनवायरमेंट को पूरे तरीके से खराब कर देते हैं। और इन्हीं खराब होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो भी स्पीसीज हैं वो एंडेंजर स्थिति में जा रही है। जैसे कि कुछ स्पीसीज हो गई आपकी, देखो यहाँ पर, जैसे कि चीता अब कम मात्रा में हमारे पास, आपको पता होगा नरेंद्र मोदी कूनो नेशनल पार्क जो आप सुना होगा आपने, वहां पर बहुत सारे चीते लेकर के आए थे। कहां से लेकर के आए थे वो कहां से लाए थे, केनिया से लेकर के आए थे। तो हमारे पास चीता नहीं है उतने बड़े स्तर पर, तो हम वहां से लेकर के आए थे, लेकिन वो भी यहां पर आए तो उनकी भी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनको वैसा एटमॉस्फेयर, उनको वैसा क्लाइमेट मिला नहीं, तो वो मर गए बेसिकली। और यही तो कारण है। और एक और बात, ये मर रहे हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा नुकसान नहीं है, इसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर सब एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हैं। तो एक चीज कल को खत्म होगी तो आने वाले टाइम में उसका इफेक्ट हम पर भी देखा जाएगा, और हमारी भी जो हम है, हम भी एक तरीके से खत्म हो सकते हैं। तो वही आपको यहाँ पर समझना है। तो चीता खत्म हो चुके हैं। पिंक हेडेड डक, यानी कि एक ऐसी डक थी जिसका सर कैसा था, मतलब गुलाबी टाइप का था, पिंक था। ऐसी एक कोयल है यहाँ पर जो कि माउंटेन कुकू जिसको कहते हैं, वो भी अब नहीं पाई जाती। एक था आपका आउल जो था, वाइल्ड स्पॉटेड आउल था, वो भी हमारे पास अब नहीं है। मधुका जो आप ये देखते हो, मधुका ये एक प्लांट होता है बेसिकली, क्या होता है आपका ये प्लांट, ये जो प्लांट है ये भी अब हमारे पास नहीं रहा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, ये कुछ ऐसी कंडीशन में जा रही है ना जो खत्म सी होती जा रही हैं। इसमें एक और था, मिला नहीं इसमें, खैर कोई नहीं। एक और है से हुबर्दिया हेप्टानेरॉन, ये क्या है, ग्रास की स्पीसीज है। तो ये क्या देख रहे हो आप कि जो भारत में आपका जो फ्लोरा था और फौना था, दोनों काउंट हो गए ना इसमें। फ्लोरा ये प्लांट वाला हो गया और फौना कौन सा वाला हो गया आपका, ये क्या कहते हैं जो एनिमल्स वगैरह थे वो वाला। तो ये सब कहाँ जा रहे हैं, एंडेंजर स्पीसीज बनते जा रहे हैं।
और ये एंडेंजर में बन रहे हैं और धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो खत्म से होते जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ाने का मूल उद्देश्य तो वैसे सरकार का यही था भाई कि जो बच्चे हैं या फिर जो लोग हैं वो इस चीज को देखें और समझें कि भाई जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने क्या बताया, हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। कल को ये खत्म होंगे तो हम भी अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर कुछ और है, स्पीसीज फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब पूरे तरीके से विलुप्त होने वाले हैं। ये कौन से वाले हैं? ये विलुप्त वाले। कौन कौन से हैं? देखो, इन इंडिया 79 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, ठीक है, 44 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स और 15 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल स्नेक जिसको कहते हैं, 3 स्पीसीज ऑफ एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब जो पानी के भीतर जो पाए जाते हैं ना एक तरीके से जीव वगैरह, उनकी बात हो रही है। और इस तरीके से और कुछ और भी हैं, 1500 प्लांट्स ऐसे भी हैं जो मतलब ऐसी स्थिति में जा रहे हैं जो कल को विलुप्त हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी मतलब चिंता का विषय है ये कि ये विलुप्त क्यों हो रहे हैं, और ये विलुप्त होंगे तो मैंने बताया आपको, फिर से वही बात दोहराना सही बात तो है नहीं, आप समझ जाएं कि क्या हो रही है। खैर, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, जितनी भी स्पीसीज है उसको हम अलग अलग क्लास में क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो क्लासीफाई करता है वो कौन करता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, IUCN, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क का। ठीक है, IUCN, या फिर ये समझो आप कि जितनी भी स्पीसीज है उसको क्लासिफाई करने का जो काम है वो किसका है? तो आप ध्यान रखें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल। ठीक है, चलो अब सभी स्पीसीज को देखते हैं कौन सी स्पीसीज किस में आती है। सबसे पहली कौन सी है भाई आपकी? कॉमन। कौन सी है? कॉमन, यानी कि आम स्पीसीज कौन कौन सी है? और कॉमन इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इनकी जो संख्या है वो ठीक ठाक है, मतलब ये विलुप्त वगैरह नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए स्टेबल पॉपुलेशन है इनकी, जैसे कि साल का ट्री हो गया, पाइन ट्री हो गया, रोडेंट्स हो गया, ये कुछ कहें अलग अलग स्पीसीज हैं जिसको हम कॉमन स्पीसीज कह रहे हैं। इसका रीजन ये है कि ये इनकी मात्रा जो है वो उतनी मतलब ठीक ठाक है, कोई कम भी नहीं हो रही ना ज्यादा हो रही है, ये सही तरीके से अभी हमारे इस पृथ्वी पर हैं, भारत में सॉरी। अगला आपका एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि अब ये आपको देखने को ही नहीं मिल रहे हैं बेसिकली, तो ये कौन से हैं? नो लॉन्गर फाउंड इन द वाइल्ड। तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन सी होगी? जो आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि मान लो पहले चीता था एक टाइप का, एशियाटिक चीता, एशियाई चीता था एक तरीके से, ये अब मिलता ही नहीं है, बहुत रेयर हो चुका है। और ऐसे ही जो पिंक हेडेड डक मैंने आपको बताई वो भी कौन सी स्पीसीज में आएगी? एक्सटिंक्ट स्पीसीज में ही आएगी। ये भी अब हमारे पास उतने बड़े स्तर पर नहीं है या फिर है ही नहीं। अगला है आपका सस्पिशियस एट रिस्क। सस्पिशियस एट रिस्क का मतलब होता है कि ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? डिक्लाइन हो रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में तो ये ज्यादा थे बट धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं, धीरे धीरे कम से हो जा रहे हैं, क्योंकि इनको वैसा कंडीशन नहीं मिल रहा है, वैसे क्लाइमेट नहीं मिल रहा है, और इसकी वजह से जो इनकी मात्रा है वो क्या हो रही है? धीरे धीरे खत्म हो रही है। जैसे कि मान लो ब्लू शिप हो गई, एशियन एलिफेंट हो गया, गंगा रिवर में डॉल्फिन। अभी डॉल्फिन आपको पता होगा कि जब कोविड चल रहा था ना, तो कोविड की वजह से क्या हुआ, प्रकृति पूरी की पूरी साफ हो गई थी, आसमान साफ हो गए, दिल्ली के मौसम साफ हो गए थे, बहुत सारी नदियां साफ हो गई थी। और ये सब साफ क्यों हुए? क्योंकि मानव का निकलना मुश्किल हो गया था। और मानव क्यों निकलना मुश्किल कैसे हुआ था? क्योंकि कोविड चल रहा था। कोविड कैसे फैला? कोविड मान लो प्रकृति की वजह से फैला, जो भी मतलब वायरस वगैरह था, मान लो मानव नहीं बनाया, फिर जो भी किया, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ? हम सभी के सभी क्या हो गए? ट्रैप हो गए, और हमको प्रकृति ने घरों के भीतर भेज दिया, और खुद प्रकृति एक तरीके से अपने आप को ही उसने क्या कर लिया? हील कर लिया। और उसकी वजह से गंगा में फिर डॉल्फिन को देखा गया था, लेकिन कल को ये भी जा सकती है, क्योंकि फिर से अब मानव बाहर आ गया है। मानव बाहर आएगा तो नॉर्मल सी बात है, पॉल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका सस्पिशियस एट रिस्क, क्योंकि धीरे धीरे इनकी जो पॉपुलेशन है क्या हो रही है? वो डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं थ्रेटन स्पीसीज। थ्रेटन स्पीसीज का मतलब होता है कि कुछ ऐसी स्पीसीज जो हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो सकती हैं, और ऐसा है आपका ब्लैक बक, ठीक है, और क्रोकोडाइल्स, संगाई, और ये भी कुछ वैसे ब्लैक बक आपको पता होगा जिसको क्या बोलते हैं? ब्लैक बक आपने देखा होगा ना, काले टाइप का जो होता है, क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक बक, अभी हिंदी नहीं बोल पा रहा हूँ सॉरी। तो ब्लैक बक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये सब किसमें आते हैं आपके? कि ये जो है धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? खत्म से होते जा रहे हैं, ये काफी ज्यादा डेंजर स्थिति में है, तो ये भी कोई स्पीसीज है। अगला आपका रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज का मतलब होता है नाम में रेयर है, तो यहां पर आपको समझना है कि इनकी जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, बहुत ज्यादा कम है, और धीरे धीरे ये भी हमें मिलना कम हो रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रकृति क्या हो रही है? खराब हो रही है। तो रेयर स्पीसीज कौन से हैं? जिनकी मात्रा पहले से ही कम थी, और इसमें देखो नाम नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ये रेयर वाले में कौन कौन से हैं। जैसे कि मान लो
कभी कभी आप न्यूज वगैरह देखोगे ना तो उसमें देखने को ऐसा मिलता है, कभी कभी कोई सांप ऐसा मिल जाएगा, कोई जानवर ऐसा देखने को मिल जाएगा, कोई बिल्ली ऐसी देखने को मिल जाएगी, तो वो सब किस में काउंट होते हैं? रेयर स्पीसीज में काउंट होते हैं, क्योंकि उसके बारे में हमको पता ही नहीं है और वो जंगलों में ही रह रहे थे, है ना, और एकदम से वो दिखे तो फिर उनको किस में काउंट करते हैं? रेयर स्पीसीज में काउंट करते हैं। अगला आपका आता है एंडेमिक स्पीसीज। तो एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी स्पीसीज जो धीरे धीरे क्या हो रही है? खत्म सी हो रही है। एंडेमिक, एंड हो रहा है बेसिकली उसका, ठीक है। तो ये जो आपका है इसमें बताया गया है अंडमान टील हो गया, निकोबार के पीजन्स हो गए, मिथुन, मिथुन एक तरीके से बैल टाइप होता है, उसको बैल तो नहीं बोलूंगा मैं, उसको मिथुन ही बोलेंगे, और ये अरुणाचल प्रदेश में देखे जाते हैं। अब ये धीरे धीरे क्या किस में जा रहे हैं? वो भी एंडेमिक स्पीसीज में जा रहे हैं, जो पूरे के पूरे खत्म हो रहे हैं। और इस तरीके से IUCN ने क्या किया? पूरी पृथ्वी पर जो भी स्पीसीज थी उनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, ठीक है भाई। और इसमें फ्लोरा भी काउंट है और फौना भी काउंट है। मानव नहीं है इसके अंदर, इस बात का ध्यान देना। मानव को डेंजर कभी था ही नहीं, जो भी डेंजर था वो इन लोगों को था, क्योंकि मानव ने अपने हिसाब से अपना इतना विकास कर लिया है कि क्या ही बताया जाए। खैर, तो ये हमने क्या किया भाई? स्पीसीज को क्लासिफाई किया 6 अलग अलग हिस्सों में, कॉमन, एक्सटिंक्ट, सस्पिशियस, थ्रेटन, रेयर और एक हो जाएगा आपका एंडेमिक। चलो अब बात करते हैं कि आखिर जो फ्लोरा एंड फौना है ये डिक्लाइन क्यों हो रहा है। तो इसके बहुत सारे रीजन है। पहला तो आपका रीजन है भाई एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की वजह से क्या हो रहा है भाई कि जो भी जंगल वगैरह है ना उसको साफ किया जा रहा है। अब मान लो इधर कोई बहुत बड़ा जंगल था, अब जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये कल को दिल्ली का हिस्सा है ये, और यहाँ पर जंगल हुआ करता था। तो यहाँ जंगल था तो नॉर्मल सी बात है भाई कि यहाँ पर जानवर भी रहते होंगे, पेड़ पक्षी, पेड़ हो गए, पेड़ बोल दिया मैंने, और कोई पक्षी हो गया, ऐसे बहुत सारे कुछ रहते होंगे। तो उनको आपने जंगलों को हटाया और ये घर बनाया, है ना। तो इससे क्या हुआ? वो लोग यहाँ से चले गए। ऐसी करके एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं? जंगलों का सफाया कर देते हैं ताकि वो एग्रीकल्चर कर सके। और जंगलों का सफाया कर रहे हो यानी कि क्या कर रहे हो आप? फ्लोरा एंड फौना को खत्म कर रहे हो, क्योंकि उस जंगल में जो लोग रह रहे थे, मतलब लोग नहीं, जो जानवर रहे थे वो अब कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, वो तो अब एक तरीके से विलुप्त हो जाएंगे ना। तो एक ये रीजन हो गया। दूसरा है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर का मतलब होता है भाई कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं ना जो उसी क्षेत्र के होते हैं। अब लोग क्या करते हैं? उनको हटा देते हैं और कोई दूसरा प्लांट वहां पर लगा देते हैं। अब इससे क्या हुआ कि जो वहां का रियल वाला प्लांट था वो वहां से हट गया, तो वहां का जो फ्लोरा था वो क्या हो गया? वहां पे खत्म हो गया, और जो दूसरा आपने लगाया वो वहां पर उगेगा नहीं सही से। तो ये भी एक रीजन है मोनोकल्चर की। टीक प्लांटेशन रिप्लेस डाइवर्स फॉरेस्ट और हार्मिंग लोकल स्पीसीज। तो जो लोकल वहां के, जैसे कि मान लो लोग क्या करते हैं, लोग अपने गार्डन में क्या करते हैं, जो भी वहां का जंगल था पहले जंगल हटा देंगे, जो कि अपने आप उगा था। जो जंगल अपने आप उगा था वो क्या होगा आपका? वो एक इंडिजिनस प्लांट होगा। उसको आपने हटा दिया और कश्मीर गए, कश्मीर से सेब का पौधा लेकर के आ गए, उत्तराखंड से कोई और सा पौधा ले उसको आपने वहां लगा दिया। तो इसकी वजह से क्या किया कि आपने जो लोकल वहां की जो स्पीसीज थी उसको खतरा पहुंचाया, उसको नुकसान पहुंचाया। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हमारा फ्लोरा एंड फौना क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। तीसरा आपका डेवलपमेंट। तो जितने भी बड़े स्तर पे आप डेवलपमेंट करोगे, नॉर्मल सी बात है, आप जंगलों को साफ करोगे, है ना, जंगलों को आप हटाओगे तो क्या होगा? आपका फ्लोरा एंड फौना डिक्लाइन ही तो होगा, ठीक है। अगला आपका माइनिंग। माइनिंग की वजह से क्या होता है? पूरी की पूरी मिट्टी खराब होती है, पूरा का पूरा वो जो क्षेत्र होता है जिसमें खदान जिसको हम कहते हैं, खान हम जिसको कहते हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी आपका वो इलाका होगा वो खराब हो जाएगा। जो भी प्रकृति ने बनाया था, जो भी जंगल प्रकृति ने बनाया था वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फौना क्या होता है? डिक्लाइन होता है। और अगला कौन सा भाई? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि आप एक ध्यान देना कि जितने भी बड़े देश हैं, यूएसए हो गया, जापान हो गया, जितने भी बड़े देश हैं, ये सभी बड़े देश बड़े इसलिए बने क्योंकि इन्होंने प्रकृति का सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इट मींस कि अगर आपको क्या कहते हैं, सबसे आगे बढ़ना है, सबसे ऊपर जाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, तो क्या करना है आपको करना है भाई प्रकृति को नुकसान। अगर आप प्रकृति का नुकसान करते हो, नॉर्मल सी बात है, आप ऊपर पहुंच जाओगे, क्योंकि प्रकृति का नुकसान करे बिना कोई व्यक्ति ऊपर जा ही नहीं सकता। क्योंकि आपको मान लो इंडस्ट्री लगानी है, स्कूल लगाना है, हॉस्पिटल लगाना है, कारखाना लगाना है, कुछ भी करना है, आपको जंगल हटाने पड़ेंगे बेसिकली, है ना, यानी कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। और यही रीजन है आपके, जो किसके क्या रीजन है आपके, रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि फ्लोरा एंड फौना के रीजंस बताइए वो क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हिमालयन ईव की। अब देखिए हिमालयन ईव क्या है, ये एक ना ट्री है जो बेसिकली हिमालय वाले रीजन में ही पाया जाता है, और इसका इस्तेमाल भाई हम करते हैं जो भी कैंसर वगैरह जो पीड़ित वाले जो लोग होते हैं ना, उसके जो क्या कहते हैं उसको, उसके बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो द हिमालयन ईव इज एन एवरग्रीन ट्री। एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार वन, समझ लो आप,
या फिर सदा, मतलब ये कभी मुरझाता नहीं है, ये इस टाइप का पेड़ है ये, जो हिमालय में ही पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में हो गया, अरुणाचल प्रदेश में हो गया। जो आप ये भारत का नक्शा देखते हो, ये वाला जो इलाका देखते हो ना, ये वाला जो ये जम्मू कश्मीर बना दिया मैंने, ऐसा मान लो, तो ये वाला जो इलाका है, इन क्षेत्रों में ये वाला पेड़ पाया जाता है, ठीक है। अ केमिकल कॉल्ड टैक्सोल यूज्ड टू ट्रीट कैंसर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बार्क, लीव्स, ट्विग्स एंड रूट। तो इस पेड़ से, जो ये पेड़ आपको दिखा रहा हूं मैं, ये वाला देखो आप, है ना, इस पेड़ से, इस पेड़ के रूट से, ट्विग से, लीव से जो एक क्या मिलता है, एक केमिकल बनता है टैक्सोल। वो इस टैक्सोल का इस्तेमाल होता है कैंसर बनाने में, और ये टैक्सोल किससे बनता है, इन्हीं सब चीजों में से निकाल करके बनता है। तो ये काफी ज्यादा मतलब काम वाला पौधा था, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है भाई, कि थाउजेंड्स ऑफ यू ट्रीज हैव ड्राइड अप दिस रीजन। अब देखो यहां पर क्या हुआ, इसका नाम क्या था भाई, एवरग्रीन ट्री था, ठीक है। अब धीरे धीरे ये भी डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि आपका जो नेचर है वो खराब हो रहा है। तो इसीलिए इसको भी बताया जा रहा है कि हमारे नेचर ने क्या किया, कि इतना बढ़िया मतलब एक पौधा जो बहुत सारे, एक तो कैंसर की बीमारी इतनी ज्यादा मुश्किल वाली होती है जो ठीक नहीं होती है। कैंसर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बीमारी जो ठीक ना हो, उसके उपचार में ये वाला पेड़ था। अब ये पेड़ ही क्या हो रहा है, धीरे धीरे ड्राई अप हो रहा है। तो ये भी दिक्कत है हमारे भारत के लिए, और दिक्कत ये क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने ये सब चीजें करी, ठीक है भाई। तो ये आप ध्यान रखना, हिमालयन ईव वाला क्वेश्चन अगर आपका आता है तो, कि कौन सा पौधा ऐसा है जो कैंसर के ट्रीट में काम होता है, फिर उसके यूज में आता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सोशल इफेक्ट ऑफ डिप्लीटिंग रिसोर्सेज। सोशल इफेक्ट का मतलब, यानी कि मान लो कि जो भी संसाधन है, वो संसाधन क्या हुए, धीरे धीरे खत्म हो गए, तो इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें देखना है। तो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो भाई जो वुमेन्स है, जो वुमेन्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, कि जैसे जैसे हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे, वो खत्म होंगे, वुमेन्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा भाई, फ्यूल ढूंढने में, चारा ढूंढने में, पानी ढूंढने में। क्योंकि मान लो ये तीनों चीजें धीरे धीरे खत्म होती गई, तो इसको जो लाते थे लोग, वो क्या करेंगे, वो ज्यादा मेहनत करेंगे, तो वुमेन्स के ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन इसका पड़ जाएगा बेसिकली। और इन सम विलेज दे वॉक लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू फेच ड्रिंकिंग वाटर। ऐसा बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी है। अभी का मतलब आज क्या है, 26 दिसंबर है ना भाई, 26 दिसंबर में भी 2024, भले ही दुनिया चांद तक पहुंच गई हो, भले ही दुनिया चांद तक पहुंच गई हो, और भले ही इंसानों ने रोबोट बना ली हो, ऐसे स्मार्टफोन बना ली हो, घड़ियां बना ली हो, मैं जाने कितनी टेक्नोलॉजी कर ली हो, लेकिन भारत में या फिर विश्व में ऐसे भी बहुत सारे जो लोग हैं, उनको अब तक पानी नहीं मिलता है। सोचो क्या नहीं मिलता भाई, पानी तक नहीं मिलता। उनको सुबह सुबह घरों से निकलना पड़ता है, सुबह 5 बजे 4 बजे, शाम तक जाकर के उनको एक नया सोर्स ढूंढना पड़ता है पानी का, हर रोज ऐसा करना पड़ता है। ऐसा भारत में होता है, ऐसा अफ्रीका के बहुत सारे देशों में होता है कि भाई उनको पानी नहीं मिलता है। तो आप खुद सोचो कि मानव विकास तो कर रहा है, लेकिन वो खुद देखो कि मानव के लिए ही विकास नहीं कर रहा है। मानव के लिए कहां विकास हो रहा है, वो तो भाई चांद पर जा रहा है, टेलीफोन बना रहा है, बढ़िया बढ़िया चीजें बना रहा है, एकदम बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी लेकर गएगा। लेकिन सोचो जो मूल आवश्यकता है लोगों की, वाटर, उसके ऊपर वो काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सबके मन में एक ही चीज है, हमें पैसा कमाना है। वो वाटर के लिए काम क्यों ही करेंगे बेसिकली। खैर, तो इसका सोशल इफेक्ट तो ये पड़ गया। दूसरा क्या होता है कि जो भी पुअर कम्युनिटीज होती हैं, उनके ऊपर काफी इफेक्ट पड़ता है इन सब चीजों का, कि जो डिफॉरेस्टेशन हो गया, जब जंगलों को हटाया जाता है, इसकी वजह से क्या होता है ना, कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको अपना आवास छोड़ना पड़ जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से वहां पर सूखा उखा पड़ सकता है, नदियां सूख सकती हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो पारितंत्र बना हुआ था, उस पारितंत्र को ही सरकार ने एक तरीके से हटा दिया। मान लो बांध बना दिए, उस बांध की वजह से लोगों को वहां से हटना पड़ गया। तो इसकी वजह से पूरे के पूरे समाज पर इफेक्ट पड़ जाता है, कि अगर हमारे रिसोर्सेस हैं वो कम होंगे, तो जो पुअर कम्युनिटीज हैं उनको एक तो घाटा होगा, और जो वुमेन्स है उनको ऊपर बर्डन पड़ेगा। वुमेन्स ही क्या, सबके ऊपर पड़ सकता है। हो सकता है कि कुछ घर ऐसे हो जहां पर मेंस को भी जाना पड़ता हो पानी बाहर से लाने के लिए। तो इस तरीके से ये सोशल इफेक्ट था आपका, कि अगर हमारे रिसोर्सेस क्या होते हैं, डिप्लीटिंग होते हैं, तो इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और भी आप अपने हिसाब से भी समाज पर लिख सकते हो, कि जो भी लिख सकते हो। जैसे कि मान लो रिसोर्सेज का इस्तेमाल क्या क्या होता है, बहुत सारे चीज़ों में हमारा इस्तेमाल करते हैं ना रिसोर्सेज का हम, मतलब पानी हो गया और लकड़ी हो गया, ये सब खत्म होंगे तो हमारे कोई दिक्कत होगी। तो ये सब भी पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हो कि समाज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972। देखो ये क्या है, तो भारत का जो वन्य जीव है एक तरीके या फिर वन्य जो जीवन है, उसको बचाने के लिए भारत सरकार ने एक एक्ट लाया था, इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972। तो 1972 में इस एक्ट को लाया था, ठीक है। और ये लाया गया था भाई कि जो भी बड़े स्तर पर जानवरों को मारते हैं, उनके सींग निकाल लेते हैं, उनके चमड़े निकाल लेते हैं,
जो भी स्पीसीज हैं वो खत्म हो रही हैं, उन सब चीजों को बचाने के लिए ही ये वाला एक्ट लाया गया था। और इसके लिए वही है कि मतलब अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उनको बेसिकली जेल होगी, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है, उस एरिया को प्रोटेक्ट किया जाएगा जिस एरिया में सब चीजें हो रही हैं। जैसे कि एक वेब सीरीज भी आई थी, एनिमल विस्पर करके था, कुछ एनिमल नहीं एलिफेंट करके है, ठीक है, तो उसमें एलिफेंट को बेसिकली उसके जो दांत होते हैं वो लोग निकालते, पोचिंग कहते हैं इसको, एलिफेंट पोचिंग कहते हैं। तो ये सब ना बड़े स्तर पर होता है ऐसी, और दूसरे जानवरों को भी मारा जाता है कुछ चीजें पाए मतलब उनसे प्राप्त करने के लिए। तो इन सब चीजों को बचाने के लिए सरकार एक एक्ट लेकर गई थी भारत में 1972 में, ठीक है। पर्पस क्या है भाई, अ नेशन वाइड लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वर क्रिएटेड, यानी कि पूरे के पूरे राष्ट्र में एक तरीके से एक लिस्ट बनाई गई, हमें किन किन स्पीसीज को बचाना है, ठीक है। जो भी हंटिंग वाले हंटिंग करते थे लोग, अब हंटिंग कौन से वाले हैं, आप ध्यान देना कि मानव क्या खाता है, मानव सबसे ज्यादा क्या खाता है भाई, मतलब कि मुर्गा खाता है या फिर बकरा खाता है। इनको कभी देखना कि इनकी स्पीसीज ना कभी कम नहीं पड़ती, जबकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल लोग जो है इन्हीं का करते हैं, ठीक है। स्पीसीज कम कौन सी पड़ी, जो शेर है, शेर कोई खाता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कम हो रहे हैं बेसिकली। मानव ने अपने लिए इतना मतलब बढ़िया कर रखा है भाई कि मुर्गा हो गया, बकरा हो गया, ये सब जो चीजें लोग खाते हैं बेसिकली, तो अगर ये खाते हैं तो इसकी स्पीसीज ही कम नहीं पड़ रही, क्योंकि इसको बचाए रखने के इनके पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन लॉयंस को बचाने के तरीके नहीं है इनके पास, समझ रहे कहने का मतलब। खैर, तो सरकार ने इस तरीके से बनाया, सरकार ने हैबिटेट एक तरीके से बनाए, और हैबिटेट बनाए क्या, जो भी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट थे उसको प्रोटेक्ट किया, ताकि हैबिटेट का मतलब होता है आवास, जहां पर जानवर रहते हैं ना उसके आवास को कहा जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट किया गया। बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए, जैसे कि एक प्रोजेक्ट था भाई प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, जिसके जरिए टाइगर हो गया आपका, उसको संरक्षण प्रदान करना, ठीक है। ऐसी रिवर्स को लेकर के चलाया जाता है, ऐसी कोई जानवर है मान लो उसको राष्ट्रीय जानवर बना दिया जाएगा, किसी राज्य का जानवर बना दिया जाएगा, मतलब ताकि सरकार जो है ना उस जानवर को लेकर के जागरूक कर दे लोगों को और उसको बचा सके। खैर, तो इस कंजर्वेशन एक्ट में यही सब चीजें थी कि जो भी शिकार वगैरह होता है या फिर जो जानवरों का गलत इस्तेमाल करते हैं उनको ऊपर रोक लगाई जाए, जानवरों को अच्छी सुविधा दी जाए, उनके लिए एक बढ़िया सा क्षेत्र जो है वो कवर कर दिया जाए कि उस वो एरिया में ही वो लोग रहेंगे ताकि उनको कोई नुकसान वगैरह ना पहुंचे, और सरकार भी उस फॉरेस्ट को हटाए ना, है ना। तो ये सब इस एक्ट के जरिए किया गया था। इसका बेनिफिट क्या हुआ भाई कि जो भी वाइल्ड लाइफ थे एक तरीके से उनको एक बढ़िया इकोसिस्टम मिल गया, ठीक है, और उनके जो भीतर वाले जो इलाके थे वहां पर वो रिसोर्सेज भी मिल गए एक तरीके से, वाटर वगैरह हो गया, और वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब चीजें क्या होती हैं, प्रिजर्व हो जाती है, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा इलाका क्या किया, कंट्रोल में ले लिया। अब जब आपने बहुत बड़ा इलाका कंट्रोल में ले लिया तो वहां की मिट्टी भी कंट्रोल में हो गई, वाटर भी हो गया, एयर भी हो गया, तो वहां पर काफी बढ़िया एनवायरनमेंट बन जाएगा। और ये इसका एक बढ़िया सा बेनिफिट हुआ इस वाले एक्ट की वजह से। और इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा किसको हुआ, जो भी उस क्षेत्र में एनिमल्स वगैरह रह रहे थे, पेड़ पौधे रह रहे थे, उनको सबसे ज्यादा एग्जाम्पल हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल यहां पर देखो, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स लाइक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। अब ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपका, ये कहाँ है, ऐसे उत्तराखंड में है ना, आई थिंक, हाँ उत्तराखंड में है ये वाला पार्क। तो इसके जरिए क्या है कि एक बहुत बड़ा एरिया जो है ना फॉरेस्ट के लिए रिजर्व किया गया, कि इसमें जो जानवर हैं वो उनको अपना ही हैबिटेट लगे, उनका ही अपना आवास लगे और उनको संरक्षण मिले। वरना कल को मान लो इसमें भी अगर लोग, नॉर्मल सी बात है, हाईवे वगैरह निकाल देंगे तो कल को क्या होगा, ये क्षेत्र भी आपका खराब हो जाएगा, यहाँ के भी जानवर मारे जाएंगे और यहाँ के भी पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए, इस चीज को बचाने के लिए क्या किया, भारत सरकार एक एक्ट लेकर गई जिसका नाम है इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972, ठीक है भाई। चलो ये क्वेश्चंस कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अब बात करते हैं भाई क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो भारत में है एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी कि वन विभाग है। इस वन विभाग ने क्या किया है, भारत के जो भी फॉरेस्ट हैं, जो भी जंगल हैं, उसको अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है। सबसे पहला आपका आता है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व मतलब एक आरक्षित जंगल। अब ये जो है पूरे के पूरे जो देश में जितने भी जंगल हैं वो सभी इसी में काउंट होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट में। ओवर हाफ ऑफ द कंट्रीज फॉरेस्ट एरिया इज क्लासिफाइड एज द रिजर्व फॉरेस्ट। हाफ, एकदम हाफ हो गया ना, मतलब आधे से ज्यादा जो एरिया है वो क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट है। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब होता है भाई कि उस क्षेत्र को अब आप यूज में नहीं ले सकते। वो किसका हो गया, वो वन्य जीवों का ही हो गया। जैसे कि आप दिल्ली में भी रहोगे ना, तो दिल्ली में भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो रिजर्व फॉरेस्ट में ही हैं और उसमें कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता, वहां पे कोई सड़क वगैरह नहीं बनेगी। वो पूरा का पूरा हैबिटेट जो है वो जंगलों के लिए ही है, वहां के पेड़ पौधे, वहां के जानवर वो केवल उसी में रह सकते हैं,
है ना, और उसमें आप विकास करके उस क्षेत्र को आप हटा नहीं सकते। हालांकि ये सरकार का मन कब कर जाए कि उस जंगल को हटाने लग जाए, लेकिन उसको संरक्षण देने के लिए सरकार ने वैसे रिजर्व फॉरेस्ट बना रखा है। ठीक है भाई, अगला है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का ये 1/3 इलाके 1/3 भारत के हिस्से को कवर करते हैं, ताकि जो प्रोटेक्टेड में आएगा, मतलब जो भी कल को मान लो रोड निकालना हो, कोई हाईवे निकालना हो, तो उस वाले क्षेत्र से ना जाकर कहीं और से जाए और उस एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो एक हो गया आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये हो गया रिजर्व कि ये आरक्षित में है, ये प्रोटेक्टेड मतलब इनका संरक्षण करना है। और कुछ ऐसे हैं जो इन दोनों में काउंट नहीं हुए, वो होते हैं आपके अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। क्या होते हैं? अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं जिसमें मतलब ये मान लो कोई कम्युनिटी हो गई, बहुत सारे लोग हो गए, उनके पास जो जिस क्षेत्र का क्या है, जिस क्षेत्र का क्या कहते हैं उसको, कंट्रोल है। ठीक है, तो वो किस में आ जाते हैं भाई? आपके अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में आ जाते हैं। बेसिकली तो आपको दो ही समझना है, एक तो रिजर्व वाला और एक आपका प्रोटेक्टेड वाला। ठीक है, इन दोनों में सबसे ज्यादा जिसमें प्रोटेक्शन मिलती है फॉरेस्ट को, वो ये वाला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, चलो वैसे ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, ज्यादा तो नहीं पूछेगा इसके बारे में, एक या दो ही इसके मैंने पूछेगा, तो ये पूछेगा क्योंकि ये दोनों ना काफी ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं भाई आगे की। अगला क्या है? मेजर टू कंट्रोल वाइल्ड लाइफ लॉस, यानी कि अब बात करेंगे भाई कि जो भी ये वाइल्ड लाइफ जो है, जो वन्य जीवन है, इसको रोका कैसे जाए, कौन कौन से तरीके हैं। तो ये क्वेश्चन तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, बट यहाँ पर कुछ चीजें हैं, चलो देख लेते हैं। पहला तरीका क्या है भाई कि सरकार ने एक्ट ला दिया भाई, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो 1972 में आया था। इस एक्ट के जरिए भी इनको काफी सहायता मिली कि जो भी वन्य जीवन खराब हो रहा है, जानवर मारे जा रहे हैं, उसको रोका जाए। दूसरा भाई बायो कंजर्वेशन साइट्स। बायो कंजर्वेशन का मतलब जो भी जैविक जो चीजें हैं, ठीक है, उनको बचाने के लिए उन क्षेत्रों का क्या किया गया, मतलब पता किया गया कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर जंगल टाइप है, फिर जो जानवर है वो रहते हैं, और उन साइट्स को जब क्या कर लिया गया, जब पहचान कर ली गई तो उनको प्रोटेक्शन दी गई बेसिकली। तो एक ये हो गया। तीसरा आपका सपोर्ट फॉर बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन क्या होता है? बोटानिकल गार्डन का मतलब होता है कि कुछ गार्डन ऐसे होते हैं ना जिसको सरकार सपोर्ट करती है। क्या करती है? सरकार सपोर्ट करती है फाइनेंशियल एड के थ्रू कि भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप इस गार्डन को एकदम प्रोटेक्ट करके रखना, इस जगह को बचा करके रखना। तो ये भी क्या है? ये भी एक ऐसा क्षेत्र हो गया, जैसे कि मान लो अगर आपको ही ये चीज करनी हो, मान लो आपका बहुत बड़ा गार्डन वगैरह हो, तो आप सरकार से इसमें सहायता ले सकते हो। तो ये आपका जो होता है कि जो भी बोटानिकल गार्डन होते हैं, इसमें सरकार क्या करती है? सहायता करती है कि वन्य जीवन हो गया, पेड़ पौधे हो गए, उसको कोई बचाने के लिए कोई काम कर रहा है, तो इसमें सरकार की तरफ से समर्थन मूल्य थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। अगला क्या है? कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, यानी कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे चलाए जाते हैं, जैसे कि मान लो प्रोजेक्ट टाइगर हो गया। इसमें क्या था कि जो भी टाइगर्स वगैरह थे उनको बचाने के लिए जो भी चीजें करी जाएगी, नियम बनाए जाएंगे, उनको रखने के लिए हैबिटेट बनाए जाएंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं ताकि इन स्पीसीज को, इन जानवरों को बचाया जा सके। अगला है प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि कुछ एरिया ऐसा जो जंगलों का ही है, इसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना है। मतलब एक तो बाढ़ लगा देनी है, इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, इससे जो मानव है बहुत दूर ही रहेगा, ताकि वो एरिया क्या रहे? प्रोटेक्ट रहे। और वो जो प्रकृति ने बनाया था वो प्रकृति वैसी की वैसी चलती रहे, इसमें मानव का हस्तक्षेप ना हो। तो एक इसके जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, जो वाइल्ड लाइफ लॉस है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे आखिरी और मेन बात क्या है भाई? पब्लिक अवेयरनेस सबसे ज्यादा होती है, यानी कि लोगों का जागरूक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कितनी भी बातें मैंने आपको पढ़ा दी हो, अगर आपने कल को जाके फिर पेड़ तोड़ दिया तो फिर क्या ही फायदा हुआ, है ना। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये मत सोचना कि आपको केवल एग्जाम में इसका इस्तेमाल करना है, इसको आपको अपनी निजी जिंदगी में भी इस्तेमाल करना है। जो भी पेड़ पौधे अगर कोई लगता है आपको नुकसान पहुंचा रहा है, फिर किसी पेड़ को सहायता की जरूरत है, तो जरूर उसको सहायता करें, उसको बचाएं, उसको लगाएं। ठीक है, तो ये सब कुछ कारण है, ये सब कुछ तरीके हैं, कुछ मेजर्स हैं जिसके जरिए में कर सकते हैं जो हमारा वाइल्ड लाइफ वाला जो चीज है या फिर वाइल्ड लाइफ जो लॉस है उसको हम क्या कर सकते हैं? अपने कंट्रोल में, या फिर उसके ऊपर जो भी नुकसान हो रहा है उसको धीरे धीरे कम किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था प्रोजेक्ट टाइगर क्या है भाई। इसका मेन फंक्शन था भाई कि जो टाइगर है आपका, इस टाइगर को बचाना, इसकी जो हत्या हो रही है, इनकी जो संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, उसको बचाने के लिए ही सरकार ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया 1973 में, ताकि जो टाइगर हैं वो क्या ना हो, वो विलुप्त ना हो। अब देखो हुआ क्या था,
इन अर्ली 1900 के आसपास में क्या हुआ था, हमारे भारत में कम से कम 55,000 टाइगर थे, लेकिन 1973 में क्या हुआ, यानी कुछ उसके 73 साल बाद क्या हुआ, ये नंबर घट करके 55,000 से सीधा 1800 आ गया। आप खुद देखो कि 55,000 टाइगर्स थे, वो धीरे धीरे कितने 73-70 सालों में 1827 ही बचे, है ना। इसका कारण क्या था, इसका कारण यही था कि बहुत सारे लोगों ने भी इनको मार दिया कुछ फायदों के लिए अपने, और कुछ तो ऐसे ही मर गए क्योंकि वहां पर जो एनवायरनमेंट था वो उनको वैसा मिला नहीं, क्लाइमेट उनको वैसा नहीं मिला, जंगल धीरे धीरे खत्म होते गए, या फिर जंगल खत्म हुए तो इनको खाना वगैरह नहीं मिला, और इसकी वजह से जो टाइगर्स है इनका जो पॉपुलेशन था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने चली। और इसीलिए सरकार ने 1973 में ही एक तरीके से क्या किया, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम हुआ प्रोजेक्ट टाइगर, ताकि इसकी संख्या को बढ़ाया जा सके। कौन कौन से थ्रेट हैं टाइगर्स को, पहला तो ये हंटिंग, जो लोग इनका शिकार करते थे अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि इसकी मतलब इसका जो ये जानवर है एक तरीके से बाघ कहेंगे ना टाइगर को, टाइगर से बहुत सारे फायदे होते हैं, मतलब इसकी चमड़ी वगैरह के, इसकी हड्डियों से बहुत सारी चीजें बनती हैं जो बिजनेस पर्पस के लिए, तो इसलिए इसको हंट करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। इसके अलावा इनका जो हैबिटेट है, हैबिटेट का मतलब जो आवास है इनका, बेसिकली वो आवास क्या हो रहा है, छीना जा रहा है, तो रहने की जगह जब इसके पास रहेगी नहीं तो ये मर ही जाएगा, है ना। और तीसरा क्या है कि इसको खाने की कमी पड़ गई, क्या पड़ेगी, खाने की बहुत ज्यादा कमी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे जानवर ऐसे जो शिकार करके खाते हैं, आप उनको घर में बांध कर खाना दो वो कितना ही खा लेगा, नॉर्मल सी बात है, वो थोड़ा बहुत खाएगा, फिर वो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, फिर वो मर जाएगा। तो ये 3 थ्रेट थे किसको, टाइगर्स को। इसीलिए इसको बचाने के लिए क्या किया गया, उनका एक अलग से एरिया बनाया गया, हैबिटेट बनाया गया भाई, उनको वो सुरक्षा प्रदान करेगी, ताकि जो टाइगर्स की जो संख्या थी जो कम हो गई थी उसको बढ़ाया जा सके। ये कुछ एग्जांपल्स हैं टाइगर रिजर्व के, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट है, मे बी ये है ना। ऐसी सुंदरबन नेशनल पार्क है, वेस्ट बंगाल में होगा ये, और एक है कौन सा ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। ऐसे करके अलग अलग हैं यहाँ पर क्षेत्र, पेरियार केरला में है एक तरीके से। तो ये सब क्या है, ये कुछ ऐसे टाइगर रिजर्व हैं ताकि जो इनकी संख्या खत्म हो रही है, जो विलुप्त हो रही है, उसको हम बचा सकें। ठीक है भाई, चलिए ये चैप्टर हमारा इतना ही था, आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। पहला क्वेश्चन आपका देखो क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। तो इकोलॉजिकल सिस्टम जो आपका है, जो पारितंत्र जो आप व्यवस्था देखते हो, इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल कौन प्ले करता है, तो वो करता है भाई आपका फॉरेस्ट। कौन करता है, फॉरेस्ट। क्योंकि जो फॉरेस्ट वाला जो आप इलाका देखते हो ना, इसमें हर एक चीज आ जाती है, मतलब पानी, हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब कुछ आ जाता है। इसीलिए फॉरेस्ट जो आपका है वो क्या करता है, एक बढ़िया प्ले रोल करता है किसी भी इकोलॉजिकल सिस्टम में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। तो भारत की जो जैव विविधता है उसका वो जो उसमें जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, उसका रीजन कौन सा नहीं है। तो माइनिंग एक्टिविटीज है क्या, बिल्कुल है। माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है, जंगल खत्म हो रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है, उसकी वजह से भी जंगल खराब हो रहे हैं। हंटिंग हो रहा है, पोचिंग हो रहा है, इसकी वजह से भी जानवर मारे जा रहे हैं। तो ये तीनों तो होंगे नहीं। अगला क्या आपका, अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों को लगाना या फिर उनको बचाना। नॉर्मल सी बात है, जब आप जंगलों को लगाओगे तो जो इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है, क्या उसके लिए जो उसमें दिक्कतें हो रही हैं, कैसा होगा, नॉर्मल सी बातें नहीं होगा। ठीक है, तो अफॉरेस्टेशन वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन इंडियंस बायोडाइवर्सिटी। तो ये वाला तरीका जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पेरियार। अभी बताया था मैंने पेरियार को लेकर कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहां पर है। पेरियार एक बहुत बड़े नेता थे, केरल के ही नेता थे, इन्हीं के नाम पर के ये टाइगर रिजर्व बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो है आपका कहां पर है, केरला में। अगला है, इन इंडिया इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट वॉज इंप्लीमेंटेड इन डैश विच वेरियस प्रोविजन टू प्रोटेक्शन हैबिटेट्स। तो आवासों को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए भारत सरकार ने एक नियम पास किया था भाई, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि आया था भाई ऑप्शन नंबर ए 1972। अगला क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वर ग्रेवली थ्रेटन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग देम। तो बहुत सारे जो जानवर हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, इनको बचाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लगा रखे। तो वो कौन कौन सा प्रोजेक्ट है ये पूछा जा रहा है। तो एशिया कौन कौन से जानवर हैं वो ये पूछा जा रहा है। वन हॉर्न राइनोसॉर्स है, कश्मीरी स्टैग है, या क्या है, एशियाटिक लॉयन है। तो ये तीनों ही हैं, क्योंकि तीनों को ही बचाना है बेसिकली। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ठीक है,
चलो सॉरी, हाँ अगला क्या है भाई, विच इज नॉट अ थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा जो है थ्रेट वो टाइगर्स के सामने नहीं है। श्रिंकिंग हैबिटेट बिल्कुल है, क्योंकि उनका आवास अगर सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा का मतलब उनका आवाज धीरे धीरे अगर कम होगा तो उनके लिए दिक्कत है, बिल्कुल है। ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन, ये भी एक दिक्कत ही है। यूज ऑफ देयर बोन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये भी है। ये तीनों के तीनों दिक्कतें ही तो है उसको, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर दिक्कत नहीं है, उसके जरिए तो वो बचेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर डी। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज। तो रिजर्व और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है बेसिकली वो किसमें आते हैं, आपको वो बताना है। तो ये जो आपके आते हैं वो आते हैं भाई इसके अंदर, किसमें, अनक्लास्ड फॉरेस्ट में। किसमें आते हैं, अनक्लास, मतलब इनको किसी भी विभाग वगैरह में नहीं रखा गया है, तो इसलिए अनक्लास हो जाएगा आपका ये। अगला है, अनक्लास फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, अगर आप वीडियो में यहां तक बने हुए थे तो आप मुझे बताएंगे, हालांकि आप इसको नहीं तो बता पाएंगे क्योंकि अनक्लास जो फॉरेस्ट है ना इसमें आप नहीं बता पाएंगे आई थिंक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, ऑल नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स। और जो पार्ट्स है गुजरात के, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, मतलब कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, मतलब जिनको क्लासिफाई नहीं किया गया सरकार को भी। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला आप इलाका देखते हैं, उधर के जो जंगल देखेंगे ना आप, तो वो कैसे हैं, वो भारत सरकार को भी नहीं पता एक तरीके से कि उसको हम किस क्लास में डालें बेसिकली, क्योंकि वहां पर पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल भी होता है, तो वो अनक्लास में जाते हैं। और ऐसे ही गुजरात के भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्या है भाई, द चिपको मूवमेंट इन द हिमालय टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कवर वाज स्टार्टेड बाय। देखो चिपको मूवमेंट क्या था भाई, चिपको मूवमेंट था भाई उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पर पेड़ों को बड़े स्तर पर एक बिजनेस कंपनी द्वारा काटा जा रहा था और लोगों को मना कर दिया गया था। सरकार कितनी घटिया हो सकती है, आप इस बात से सोचो। सरकार ने बोला भाई कि आप पेड़ पौधे नहीं काट सकते क्योंकि जंगलों को नुकसान पहुंचेगा। ठीक, सरकार ने अगले दिन वो टेंडर एक कंपनी को दे दिया भाई कि तुम काट सकते हो। अब वहां की जो महिलाएं थी वो जाती हैं और पेड़ों को ऐसे मतलब चिपक करके, बेसिकली समझो आप, उससे चिपक जाती हैं और ऐसे गोले में टाइप का, और उन पेड़ों को बचाती हैं। तो उसी को चिपको मूवमेंट कहा गया था। और 1973 के आसपास में, कि 1972 के आसपास में ये आंदोलन आपका हुआ था, ठीक है। और इसको स्टार्ट किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है भाई। सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड के ही थे, हिमालय के ही थे शायद से, हिमाचल प्रदेश के थे आई थिंक, उत्तराखंड के। खैर इसका ऑप्शन नंबर ए है। 21 क्या भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, सब लोग मिल करके एक तरीके से, जिसमें कंजर्व नहीं कर रहे हैं, वो पूछा जा रहा है एक तरीके से, है ना। इसमें कंजर्व कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है तो बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बीज बचाओ आंदोलन है आपका इसके अंदर, तो ये भी बहुत बड़ा आंदोलन था। चिपको आंदोलन जो आपका है, इसमें भी बहुत सारे लोग आए थे। तो ये जो आप तीन देख रहे हो, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के एग्जांपल हैं। क्या है आपके, कम्युनिटी, एक समुदाय के जो लोग थे वो दोनों मिलकर के कुछ काम करे, तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। लेकिन जो आपका डिमार्केशन है, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिमार्केशन का मतलब होता है कि आप जब क्या करते हो, सरहद बंदी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सरहद बंदी। सरहद बंदी मतलब कि अब होता है ना कि यहां से यहां तक का जो जंगल का एरिया कहलाएगा, तो ये पूरा का पूरा आपने क्या किया, एक सरहद में बांट दिया ना, उसको आपने क्या करते हैं, बैरियर लगा दिया एक तरीके से उसके आसपास, तो वो काम क्या होता है, डिमार्केशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि ये जो आपका है वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं है। अगला है, व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, किसके लिए, कमेंट के लिए, कि मैं समझ जाऊंगा कि आपने यहाँ तक की वीडियो देखी और आपको इसका आंसर पता था। तो प्लीज कमेंट करिए इस वाले सवाल को। और चलते हैं अगले सवाल पे, नहीं जाएंगे क्योंकि यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है भाई। चलो, ये चैप्टर हो गया हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट। इससे पहले हमने सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी को बहुत सारे हमने चैप्टर्स कर लिए हैं। आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत वगैरह रहती है तो कमेंट कर देना, और कमेंट का रिप्लाई आपको वीडियो में मिलेगा, ठीक है, जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। और चलिए मिलते हैं आपसे अगली बार अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।